मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है? मिल ही नहीं रही। जरा ढूंढ दो ना। नास पीते करम जले। ना कोई काम धंधा है, ना कोई जिम्मेदारी। बस रोज शाम होते ही बाइक उठाता है और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल पड़ता है। अब मैं अपना काम छोड़कर तेरे इन फालतू कामों में लग जाऊं क्या? चल हट, अपने आप ढूंढ ले। अपने बेटे को सुनाकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद राहुल अपनी बहन काजल सारा दिन बस ये किताबें लेकर बैठी रहती हैं। आता जाता कुछ है नहीं तुझे? चल जल्दी से मेरी ये शर्ट प्रेस करके दे, मुझे बाहर जाना है। भैया, आप मुझे क्या बोल रहे हो? मैं तो फिर भी घर में माँ का हाथ बटाती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। जरा खुद को देखिए, आप सारा दिन घर में क्या करते रहते हो? बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि एक दिन मैं राजा जैसी जिंदगी जीऊंगा। और मैं अपने दोस्तों के साथ वही बातें डिस्कस करने तो जाता हूँ। छोड़, तू कुछ नहीं समझती। जितना कहा है उतना ही कर, ज्यादा दिमाग मत चला। उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान थे। अब काजल अपने भाई के कपड़े प्रेस करके उसे दे देती है और राहुल तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। रात को जब विनोद घर आता है और घर में राहुल को नहीं देखता तो वो घर वालों पर नाराज होता है। अरे ये लाड़ साहब जी कहाँ हैं? रात के 9 बज चुके हैं, ठंड ऐसी पड़ रही है कि हड्डियां जम जाएं। काम धंधा तो कुछ करता नहीं। पापा, क्या हुआ? घर घुसते ही आपने फिर से कचकच शुरू कर दी। और माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हीटर कहाँ रखा है? लाड़ साहब जी, जब आपको इतनी ही ठंड लगती है तो इतनी रात को बाहर गए ही क्यों? तुम्हारी माँ ये तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारे ऑर्डर पूरे करती रहे। जी, आप आते ही इतना गुस्सा मत करो। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चल जा अपने कमरे में, लाती हूँ रोटी। आशा, तुम्ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। पता नहीं शादी के बाद अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, कैसे अपनी गृहस्थी संभालेगा। मेरी बीवी कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। वो अच्छा कमाएगी और मैं बस मजे लूंगा। देख रही हो आशा, तुम्हारा बेटा पत्नी की कमाई खाने के सपने देख रहा है। काम धंधा है नहीं, पर अकड़ देखो बाबूजी की, जैसे कहीं का राजा हो। सुना रहा होता है तो वो अपने पिता की एक नहीं सुनता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ आरती, जो कि अपने खानदान की इकलौती लड़की थी, सभी घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उसका काफी ख्याल रखते थे। आगा मेरी लाडो रानी, भूखी होगी, कुछ खा ले। हाँ, तू खा ले, नहीं तो तेरी दादी के गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। और नहीं तो क्या, पूरी 3 पीढ़ियों के बाद घर में लक्ष्मी आई है, तभी तो ये सब की लाडली है। माँ, अब हमें आरती की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब हमारी आरती बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। क्यों बेटी, तू ही बता दे, अब क्या तेरी कोई पसंद है? अगर है तो हमें बता दे, वरना हम तेरे लिए लड़का देखने लगें। नहीं पापा, मेरी कोई पसंद नहीं है। बस अगर वो मुझे आपके जैसे प्यार करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन दादी पंडित जी को बुलवाकर आरती की जन्म पत्री दिखवाती हैं। जजमान, बिटिया के भाग में जितना सुख मायके का लिखा है उतना ससुराल में नहीं दिख रहा। शादी के बाद बेटी के भाग में थोड़े दुख दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए घर जमाई ही ढूंढूंगा। मैं उसे ससुराल नहीं भेजूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद पंडित जी रिश्ते के लिए घर आते हैं। जजमान, एक लड़का है जो शायद घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी वो कुछ करता धरता नहीं, बस घर पर निठल्ला बैठा रहता है। सुनिए जी, हमारे राघव के लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़की तो बड़े घर की है और अपना राघव तो कुछ करता ही नहीं। पर इस चक्कर में हाथ से इतना बड़ा रिश्ता जाने तो नहीं दे सकते। हाँ, भैया की शादी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। माँ, लोग कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाते हैं। बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। सुनिए, शादी अगर सही समय पर हो जाए तभी ठीक रहती है, और मुझे भी घर में बहू लाने की बहुत जल्दी है। आशा के इतना कहने पर विनोद शादी के लिए हाँ कर देता है और जल्दी ही लड़की वाले घर देखने आ जाते हैं।
हमें तो घर और लड़का बहुत पसंद है, लेकिन हमारी बेटी बहुत मन्नतों के बाद हुई है, तो हम चाहते हैं कि आपका बेटा हमारे घर आकर रहे। माना कि अभी ये लड़का निठल्ला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा जो किसी का घर जमाई बन जाए। माफ करिएगा, मुझे 2 मिनट अपने पापा से कुछ बात करनी है, अकेले में, बस 2 मिनट। पापा, मैं कब से चाहता था कि मुझे अमीर बीवी मिले। अब जब मिल रही है तो आप क्यों मेरी किस्मत पे ताला लगा रहे हो? वाह बेटा, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। अब तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं, अब जिंदगी ही तुझे समझाएगी। ठीक है भाई साहब, जब मेरे बेटे को घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैं क्या ही कहूँ। राघव की जिद के आगे विनोद कुछ कह नहीं पाता और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है और शादी के बाद राघव अपने ससुराल चला गया। इधर पड़ोसने राघव के माँ बाप से मजे लेने आ जाती हैं। बहन जी, लोगों के घर तो बेटे की शादी के बाद बहू आती है, आपने तो अपना बेटा ही विदा कर दिया। और नहीं तो क्या बहन जी, हम तो सोच कर आए थे कि बहू की मुंह दिखाई करेंगे, पर आपके घर तो लक्ष्मी आई ही नहीं। वैसे भी आपका बेटा कोई काम धंधा तो करता नहीं था, अपनी गृहस्थी आखिर कैसे चलाता, इसीलिए ससुराल ही चला गया होगा। पड़ोसनों को हंसते देख विनोद और आशा को बहुत बुरा लग रहा था। तभी आशा बोल पड़ी। मेरा बेटा कुछ समय के लिए ससुराल गया है क्योंकि लड़की वालों की कुछ मन्नतें पूरी करनी थी। जब दोनों आ जाएंगे हम आपको मुंह दिखाई के लिए बुला लेंगे। अब जाइए यहाँ से। ठीक है बहन जी, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे। इधर राघव का ससुराल में बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है। फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, आरती उतारी जाती है। तभी उसकी बुआ सास मुस्कुराते हुए कहती है, देखा दामाद जी, हमारे यहाँ नई जोड़े का स्वागत कैसे किया जाता है। हमारी आरती अगर कभी आपके घर जाए तो उसका स्वागत भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जीजा जी, अभी तो आपने हमारी तैयारी देखी ही कहाँ है। आगे आगे देखो होता है क्या। अरे तुम्हारे के जीजा जी, तुम्हारी तैयारी तभी तो देखेंगे जब उन्हें अंदर आने दोगे। थोड़ी देर बाद दोनों अंदर अपने कमरे में जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही राघव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये बिस्तर तो काफी नरम है। हाँ वो तो है, माँ ने सब स्पेशल आपके लिए ही खरीदा है। लगता है मैंने घर जमाई बनकर बिल्कुल सही फैसला लिया। यहाँ तो मेरी पूरी ऐश ही ऐश है। अपने घर में तो कोई मुझे ढंग से पूछता तक नहीं था। मैं कल माँ को बता दूंगी कि आपको यहाँ की हर चीज बहुत पसंद आई। सुबह नींद खुलते ही राघव के कमरे में नौकरानी आ जाती है, हाथ में तरह तरह की चाय लिए हुए। अब राघव का रॉयल ट्रीटमेंट ससुराल में शुरू हो गया था। सर, ये लीजिए चाय, ये बिल्कुल आपके स्वाद के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जमाई जी, हमने आपकी मम्मी से फोन करके पूछा था कि आपको क्या पसंद है। आज सब कुछ आपकी ही पसंद का बनवाया है। पहले आप खाएंगे, उसके बाद ही हम सब खाएंगे। लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। घर जमाई बनके यहाँ तो मेरी ऐश ही ऐश है। अपने घर में तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था। जीजा जी, आज से ये क्लोजेट आपका है। अब आपको पुराने कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवा दिए हैं। यहाँ सारे लेटेस्ट फैशन के ब्रांडेड कपड़े हैं और वो भी बिल्कुल आपके साइज के। इकलौता जमाई होने के भी अपने अलग ही फायदे हैं। वाह, शादी करके तो मेरी किस्मत ही पलट गई। यहाँ तो बिना कुछ किए ही राजा जैसी जिंदगी मिल रही है। अब राघव का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राघव अपने दोस्तों से मिलने चला गया। अरे भाई, तुम्हें क्या पता एकलौता दामाद होना क्या होता है। मेरे तो ससुराल में ऐस ही ऐस है। वाह भाई, हमको तो ससुराल में कोई एक दिन से ज्यादा रखे भी नहीं। हाँ, और शुरू शुरू में तो सब मुझसे पूछते थे। अब हालत ये है कि ज्यादा बार जाने लगो तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। और नहीं तो क्या, ससुराल में तुम्हारे भाई का पूरा जलवा है। जमाई जी, आपको जो गाड़ी अच्छी लगे
आप वही लेकर जाया कीजिए। ये सारी गाड़ियां हमारी ही हैं। इसी तरह दिन रात गुजरते रहे। इस बीच राघव ना तो अपने घर वालों से ढंग से बात करता था और ना ही कभी घर जाकर हालचाल लेना उसे जरूरी लगा। माँ, क्या है, आप रोज रोज फोन क्यों करती रहती हो? आपसे बात करने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है, और वैसे ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक दिन आरती राघव से बोली, अब हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। हाँ, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। अरे, जितना प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ तो तुम्हारी छुट्टी बन जाएगी घर के काम से बच। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अब घर जाना है। मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती है। वो कहती है कि तेरे और तेरे पति का खर्चा तो तेरे मैके वाले उठा रही हैं। मैं ये जिल्लत अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कोई तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं और वहां जाकर काम करके तुम्हें पालूं। अगर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर राघव कमरे से बाहर चला जाता है। अब आरती रोज रोज राघव से ऑफिस जाने को कहती रहती, लेकिन राघव हर बार बिना कोई जवाब दिए चुप्पी साध लेता। मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब दोनों के बीच रोज रोज बहस होने लगी और आपस का माहौल धीरे धीरे तनाव से भरता चला गया। मेरे पास रोज रोज तुम्हारा लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, समझी तुम? एक दिन जब दोनों के बीच फिर से बहस हो रही थी, उसी समय आरती के पापा बाहर से लौट रहे थे। दरवाजे पर कदम रखते ही उन्होंने आरती को रोते हुए देख लिया। उस रात उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह होते ही उन्होंने घर में सबको ये बात बता दी। लगता है हमने आरती की शादी में जल्दबाजी कर दी। जिन दुखों से उसे बचाने के लिए हमने घर जमाई ढूंढा था, आज वही घर जमाई उसे परेशान कर रहा है। हमें जाकर आरती से बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। हाँ माँ, सही कह रही हुआ। जब राघव किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसी दौरान आरती के माँ पापा और भाई उससे मिलने आ गए। से बचाने के लिए हमने घर जमाई ढूंढा था। बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तेरी किस्मत को बदलने की कोशिश की, पर कुछ ना कर सके। बेटी, हम तेरी किस्मत तो नहीं बदल सकते, पर तुझे क्या चाहिए वो तो कर सकते हैं। माँ, मैं बस अब अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मेरा मन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। जिस बहन को कभी उदास नहीं होने दिया, आज उसकी आंखों में आंसू आए हैं। अब जमाई जी को सबक सिखाने का टाइम है। कुछ देर बाद जैसे ही राघव घर लौटा, उसके ससुर और साले ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्या बात है जमाई जी, आजकल आरती कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। मेरी बेटी को मैंने कभी इतना दुखी नहीं देखा। ऐसा क्या है जो उसे चाहिए और उसे मिल नहीं रहा? वो कुछ नहीं, बस ऐसे है। आजकल वो मेरी भी कोई बात नहीं मानती। जमाई जी, ससुराल वाले इस जमाई की इज्जत इसलिए नहीं करते कि बेटी को जमाई की हर बात माननी पड़े, बल्कि इसलिए करते हैं कि जमाई हमारी बेटी को खुश रखे। वरना जिन हाथों से जमाई का स्वागत फूलों से किया जाता है, वही हाथ बेटी की खुशी के लिए लाठी और चप्पल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। मेरी बेटी को जो चाहिए उसे वो दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में राघव ने चुपचाप अपना सामान बांधा और बिना कोई बहस किए आरती के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। देखा, कोई है जिसे मेरी बहू की मुंह दिखाई करनी हो तो आ जाओ। अरे माँ, छोड़ो ना, आप भी कहाँ पड़ोसियों को सुना रही हो। मेरे बेटे और बहू घर वापस आ गए हैं, वो भी पूरे 2 महीने के अंदर। राघव की माँ पड़ोसियों को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। थोड़ी देर अपनी बातों से सबको चुप कराकर फिर वो राघव और उसकी बहू दोनों को अपने साथ अंदर ले जाती है। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती। अब तू भी मेरे साथ फैक्ट्री चलाकर और अपना काम शुरू कर। हाँ पापा, अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे घर जमाई क्यों नहीं बनने दे रहे थे, पर अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, और अब कल से मैं भी आपके साथ फैक्ट्री चलाऊंगा, अपना काम संभालने।
कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जिंदगी सबको धीरे धीरे प्रैक्टिकली सिखाई देती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।